नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन 2014 टू 2020 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट जो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास वो हमने कवर किया और आज यूनिट सेकंड 11वीं से 18वीं शताब्दी तक की भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को हम कवर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हैं। रिपीटेशन भी हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो कि 2014-2018 दोनों में आया हुआ है, रजिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, रजिया देखिए, आप जानते हैं कि भारत पर शासन करने वाली और दिल्ली सल्तनत पर भी एकमात्र ऐसी महिला जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और भारतीय इतिहास की भी पहली महिला शासिका मानी जाती है, रजिया, जो कि दोस्तों गुलाम वंश की इल्तुतमिश की बेटी, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। देखिए, यदि आपको कोई भी एक व्यक्तित्व पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रो देना है। जैसे कि आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इनके लिखने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य या किसी भी शासक की एक बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इससे संबंधित कि ये कौन है, तो जैसे आ गया चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप क्या लिखेंगे, मौर्य वंश का प्रतापी शासक इनका। फिर उसके बाद आप काल लिख देंगे और कॉमा करके, फिर राजधानी भी आपको पता है तो आप राजधानी लिख देंगे। फिर उसके बाद में आप विशेष करके या महत्व है, कोई स्थान है तो महत्व लिखेंगे, या फिर विशेष करके आप इनकी कोई भी एक विशेषता कि इनके शासनकाल में क्या हुआ था, तो इनके शासनकाल में मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी, या कोई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप महत्व में या विशेष में लिख सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ये है कि गुलाम वंश में इनका काल क्या है, 1236 से लेके 1240 तक, और ये इल्तुतमिश की पुत्री और जमालुद्दीन याकूत की कौन थी, ये पत्नी थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं तुलसीदास जी। 2014 में क्वेश्चन आया था, तो ये कौन थे। सबसे पहले कोई व्यक्तित्व पूछा जा रहा है तो आखिरकार कौन है ये, है ना, कि कोई कवि है या कोई या फिर हम बात करें कोई स्थान है या कोई व्यक्तित्व है या कोई दरबारी कवि है, तो आखिरकार जो नाम दिया गया है वो है कौन, कि स्वतंत्रता सेनानी है ना। तो सबसे पहले आपको तुलसीदास जी, तो कौन है ये, मध्यकालीन भक्ति मार्गी शाखा के ये कवि हैं। जो मध्यकालीन भक्ति मार्ग शाखा के, आप इसमें आप लिख सकते हैं भक्ति मार्गी राम मार्गी शाखा के क्या है, ये कवि हैं। फिर इनकी रचनाएं लिख देंगे कि रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, है ना। तो ये सब क्या हो जाती है, इनकी प्रमुख रचनाएं। या ज्यादा सा है तो आप इनमें क्या लिख सकते हैं, इनकी भाषा भी लिख सकते हैं। फिर आप भाषा लिख देंगे, तो भाषा लिख देंगे तो इनकी भाषा क्या थी, अवधी, कॉमा करके लिख देंगे, ब्रज लिख देंगे, है ना। फिर इसके अलावा यदि आपको और लिखना है तो आप लिख देंगे कि अकबर के क्या थे, समकालीन थे। हल्दी घाटी का युद्ध 2015 में क्वेश्चन आया था, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, हल्दी घाटी का नाम, सबसे पहले कोई भी जब आपसे युद्ध पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे कि ये कब हुआ, है ना, तो घटना कब हुई, ये जो युद्ध हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, घटना वर्ष लिखेंगे। तो घटना वर्ष कब हुआ, तो ये देखिए 21 जून, वैसे तो 18 जून है ना, बुक में कितना मिलता है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। फिर उसके बाद आप लिख देंगे कि किसके मध्य हुआ, है ना। तो जो घटना हुई है, जो घटना हुई है वो किस किस के बीच में हुई है, तो अकबर के सेनापति मानसिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ। या घटना आप सीधा आप लिखें, घटना की जगह युद्ध लिखें, है ना। फिर उसके बाद में इसका प्रभाव क्या रहा या फिर इसका परिणाम क्या रहा। तो तीसरा पॉइंट, जब भी कोई युद्ध आए तो परिणाम क्या है, तो परिणाम ये कि अकबर विजय, किंतु महाराणा प्रताप जो है वो भाग निकले थे और चावंडा को राजधानी बनाकर, किसको राजधानी बनाया था, चावंडा को राजधानी बनाकर इन्होंने लगातार संघर्ष जो है वो मुगलों के खिलाफ करते रहे थे। तो कोई भी आपसे युद्ध पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको उसका घटना वर्ष, फिर किस किस के बीच में हुआ ये, फिर उसके बाद में परिणाम। और मान लीजिए कोई युद्ध है जिसका कोई परिणाम नहीं निकला तो उसका कोई ना कोई महत्व तो होगा, तो महत्व। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, तो कौन थे, व्यक्ति पूछा गया है, तो ये कौन है, तो ये संगम वंशीय सामंत थे, है ना, ये संगम वंशीय सामंत थे। या फिर आप ऐसा ही लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का ने 1336 में
1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और विद्यारण्य एवं सावर्ण से क्या प्राप्त की थी? प्रेरणा। फिर आप इनकी राजधानी भी जो है वो लिख सकते हैं, या फिर महत्व करके या विशेष करके भी एक पॉइंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, कि तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने जो है वो, या फिर यहीं पर आप ऐड कर सकते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वर्ष 1336 में। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, 2016 का क्वेश्चन है। कौन थे ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? यदि आपको सन याद नहीं आ रहा है तो गलत नहीं लिखना है, यदि जो याद नहीं है उसको स्किप कर दें, लेकिन जो याद है वो आपको परफेक्ट लिखना है। अपने मन से सन नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे कि ये क्या है, एक प्रमुख सूफी संत है। ये कौन है? एक प्रमुख सूफी संत। अजमेर को कार्यस्थली या कर्मस्थली बनाया, यहीं पर इनकी दरगाह है। बस हो गया। नेक्स्ट अकबरनामा, तो ये क्या है? अकबरनामा क्या है? ये बुक है। तो सबसे पहले बताना है कि ये क्या है। तो क्या है ये? तो आपको बताना है कि ये अबुल फजल के द्वारा रचित एक किताब है या पुस्तक है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? तो फिर तीसरा पॉइंट क्या आएगा? विषय वस्तु आएगा कि इसमें अकबर के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो 9 भागों में वर्णित है। और भाषा बस लिख देंगे यहाँ पर फारसी भाषा। तो सिर्फ कीवर्ड पे ही ध्यान दें, अकबरनामा। तो ये क्या लिखेंगे कि अबुल फजल के द्वारा रचित। तो सबसे पहले ये क्या है? तो एक किताब है, तो लिख दिया कि अबुल फजल के द्वारा रचित एक पुस्तक या एक किताब। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें क्या है ना? तो इसकी विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु क्या होगी? इसमें अकबर के चरित्र का वर्णन किया गया है। और आपने तीसरा पॉइंट क्या लिखा? भाषा। और भाषा क्या है? फारसी। और कोष्टक में लिख दिया इसके 9 भाग हैं। रामानंद, तो ये 2017 का क्वेश्चन है। और ये क्या है? तो रामानंद कौन है? सबसे पहले कोई पर्टिकुलर व्यक्ति पूछा गया है, तो वो है कौन? कौन है ये रामानंद जी? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ये दक्षिण भारत में रहते थे और ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके गए थे भक्ति आंदोलन को। तो ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत हैं। फिर उसके बाद इनके शिष्य, तो 12 शिष्य थे इनके, जिनमें कबीर, रैदास, पोपा आदि क्या है इनके प्रमुख शिष्य हैं। और इन्होंने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात या प्रचार प्रसार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किया था। अल-बरूनी, दोस्तों अल-बरूनी ये भी 2017 का क्वेश्चन है। तो अल-बरूनी कौन है? इसकी जगह आपको फाहियान, हेनसोंग, इत्सिंग है ना, या फिर मेगास्थनीज, जैसे कि कल हमने पढ़ा था मेगास्थनीज आ चुका था, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अल-बरूनी कौन है ये? तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन है। तो कौन है ये? एक फारसी विद्वान है, एक लेखक है, एक विचारक है। कौन? अल-बरूनी। अब इन्होंने क्या काम किया और किसके समकालीन रहे? तो ये देखिए, यदि हम बात करें तो किताब उल हिंद है ना, या तहकीक ए हिंद की क्या की थी? अल-बरूनी ने रचना की थी, जो कि फारसी भाषा में अरबी भाषा में लिखी हुई है। किताब उल हिंद, अभी प्री का क्वेश्चन था ये। और भारत ये किसके साथ आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ इनका भारत आगमन हुआ था, ये लिख दिया। फिर उसके बाद आती है भवभूति। तो भवभूति कौन है? तो ये प्रसिद्ध संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार, कवि, साहित्यकार, या फिर आप इतना ही लिख सकते हैं कि संस्कृत के महान साहित्यकार, नाटककार, कवि। फिर उसके बाद लिखेंगे कि आखिरकार जब हम पढ़ते हैं कि इनकी रचनाएं, अब कवि है तो कुछ रचनाएं होंगी, कोई भी कवि आ सकता है इनकी जगह, है ना। इनकी जगह पता चला कि शरद जोशी जी आ गए, तो शरद जोशी क्या लिखेंगे कि शरद जोशी जी आ गए। तो फिर क्या लिखेंगे कि ये महान व्यंग्यकार, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे प्रमुख व्यंग्यकार। फिर इनकी प्रमुख अपन ने क्या लिख दी? इनकी रचनाएं लिख दी कि तिलिस्म हो गया, है ना, जैसे एक था गधा हो गया, मैं और केवल मैं हो गया, ठीक। तो ये जीप पर सवार इल्लियां हो गई, तिलिस्म, एकमात्र कहानी इनकी। तो ये शरद जोशी जी की कहानियां लिख दी। फिर कुछ विशेष करके जो पॉइंट आ रहा है वो विशेष लिख दिया। तो कि वर्ष 1992 में शरद जोशी सम्मान जो है वो पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है इनके सम्मान में। ठीक उसी प्रकार मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि लोगों के मन में फॉर्मेट की बड़ी दिक्कत होती है। तो आखिरकार फॉर्मेट क्या रहना चाहिए? तो भवभूति क्या है? एक संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार है, कवि है, और कन्नौज के राजा यशोवर्मन का इन्हें राजश्रय प्राप्त था। उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र और मालती माधव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आता है एक और बुक पूछी गई है 2018 में, रेहला।
कोई ना कोई एक व्यक्तित्व, कोई ना कोई एक स्थान या युद्ध या बुक जो है वो पूछी जाती है। रहला कौन है? तो दोस्तों रहला एक बुक है, एक किताब है जो कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। और ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। ये क्या हो गया? रहला, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिज्र खां। तो ये कौन थे खिज्र खां? 2018 का क्वेश्चन है। सैयद वंश के संस्थापक हैं, रैयत आला। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण न करके इन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। और इनका शासनकाल, ये सैयद वंश के संस्थापक हैं और इनका शासनकाल आप पूरा लिख देंगे कि 1414 से लेके 1451 क्या था इनका शासनकाल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुतुब वंश। दोस्तों आई होप, देखिए आप कमेंट नहीं करते हैं आप सब लोग, मेरी आप सबसे ये विनम्र अनुरोध है कि आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये आपको बेनिफिशियल, ये आपको लाभकारी है ये क्वेश्चंस की नहीं, कि किस टॉपिक पे लिखना है, कैसे लिखना है, तो आगे जाके मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। जैसे मैंने प्रीलिम्स की सीरीज एक चलाई थी प्रीवियस ईयर की, वैसे ही मैं हर एक पेपर की, हर एक पार्ट की एक एक यूनिट आपको लेकर आऊंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तुलुब वंश। दोस्तों ये देखिए, तुलुब वंश की जब हम बात कर रहे हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य का चौथा वंश था, जिसका कार्यकाल, जो इस वंश का काल है वो कितना रहा था? 1505 से लेके 1570 तक। संस्थापक कौन था इसका? वीर नरसिंह इसका तुलुब वंश का संस्थापक था। और इतिहास में द्वितीय बल्हापार की संज्ञा जो है वो इस वंश को दी गई है। नेक्स्ट शहाबुद्दीन उमर। कौन है ये शहाबुद्दीन उमर? तो दोस्तों यदि हम बात करें तो जब खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है, और यदि हम बात करें उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा बेटा रहता है उसका नाम रहता है शहाबुद्दीन उमर, जो कि 1316 में सिंहासन पर बैठता है और मलिक काफूर की मदद से ये सुल्तान बना था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है 2019 में जो मेन एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था अनवर ए सुहेली। कौन है ये? पंचतंत्र है भैया। ये कौन है? पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसे अनवर ए सुहेली नाम दिया गया था। और हुसैन इब्न अली और अब्दुल फजल ने क्या किया? अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था। दीवाने इंशा 2020 का क्वेश्चन है। दीवाने इंशा, दीवाने इंशा क्या है? दोस्तों इतना तो याद रखना है, जितनी भी जो विभाग हैं, चाहे वो मौर्यकालीन विभाग हो, चाहे वो दोस्तों मुगल कालीन विभाग हो, तो ये आप, और चाहे वो सल्तनत कालीन विभाग हो, ये आपको याद रखना ही है ना। तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक इकाई जो शाही पत्राचार का प्रभारी होता था, लेन देन का, है ना, जैसे कि दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था, फिरोज शाह ने बनवाया था, है ना। फिर रोजगार विभाग की भी स्थापना की थी। दीवाने रैयत, है ना, दीवाने बंदगन, ये सब फिरोज शाह के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक उसी प्रकार दीवाने इंशा, ये कौन हुआ करता था? ये पत्राचार का प्रभारी हुआ करता था दीवाने इंशा, और जिसका जो प्रधान हुआ करता था, इस विभाग का प्रधान दीवान ए मुमालिक कहलाता था। तो ये आप याद रखेंगे, दीवाने इंशा, जो कि शाही पत्राचार का प्रभारी हुआ करता था, दीवाने इंशा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2020 में ताराबाई पूछी गई थी। दोस्तों ये वही ताराबाई है जो कि शाहू जी महाराज की चाची जी थी, और खेड़ा का युद्ध हुआ था ताराबाई और शाहू जी के बीच में। इनके शासनकाल को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्रता काल कहा जाता है। 1760 में इनका युद्ध शाहू जी महाराज के साथ हुआ था, जहां पर बालाजी विश्वनाथ ने शाहू जी महाराज का साथ दिया था। तो ये आपको याद रखना। ताराबाई कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की संरक्षिका थी। 1700 से लेकर 1707 तक इन्होंने मराठा साम्राज्य पर शासन किया था, और शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया, और खेड़ा के युद्ध में शाहू जी महाराज से खेड़ा के युद्ध में युद्ध किया था। ठीक है, ये आप याद रखें 1707 में। बलबन का राजत्व सिद्धांत, अब यहाँ पर 5 और जो 6 मार्कर हैं वो चालू हो जाती हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत पूछा गया है। इसका उल्लेख किसने किया है? बर्नी ने, है ना। इसका उल्लेख किसने किया है? बर्नी के द्वारा किया गया है। बलबन कौन था? गुलाम वंश का शासक था, जिसका राजत्व सिद्धांत का उल्लेख बर्नी के द्वारा किया गया है। और इसमें दोस्तों इसके देखिए राजत्व सिद्धांत में इसलिए 3 विशेषताएं आपको याद रखनी है। शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय। शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था बलबन का राजत्व का सिद्धांत।
सबसे पहले इसने शक्ति के लिए कि पूरी जो संपूर्ण प्रजा है वो क्या रहे, राजा का हुक्म माने। तो इसने क्या किया, सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि जो सुल्तान होता है वो राजा का प्रतिनिधित्व, जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। आप अल्लाह को मानो चाहे सुल्तान को मानो, एक ही बात है। तो इसने भव्य उपाधियां धारण की थी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो जो बलबन का आप ऐसा लिख सकते हैं कि बलबन गुलाम वंश का शासक, जिसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। शक्ति के अंतर्गत इसने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई की इसने उपाधियां धारण की। दूसरा, इसने प्रतिष्ठा, तो ये क्या किया था, खुद को क्या किया था, ईरान के अफराब सियाब, ईरान के प्रतिष्ठा के अंतर्गत क्या किया था इसने, ईरान के जो अफराब सियाब वंश था उससे संबंधित करा लिया था और रक्त की शुद्धता पर बल दिया था। साथ ही साथ दोस्तों इसने सिजदा और पैबोस जो है, ये ईरानी एक क्या है, ये परंपरा होती थी, ईरानी सिजदा और पैबोस को धारण किया। और न्याय के लिए इसने न्याय पर क्या दिया था, बल दिया था। क्यों, और साथ ही साथ अमीरों के आचरण पर नियंत्रित करने के लिए। तो ये क्या था, इसका राजत्व सिद्धांत था। नेक्स्ट आता है मुगल काल में निर्मित प्रमुख भवनों का उल्लेख कीजिए। जब मुगल काल के किसी भी, देखिए चाहे चित्रकला का आए चाहे स्थापत्य कला आए, है ना, तो आप क्या करेंगे, बाबर से लेकर पूरे औरंगजेब तक आपको डायरेक्ट लिखना है कि जैसे बाबर के बारे में पूछा गया है ना, मुगल काल मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें। तो क्या आएगा, बाबर के द्वारा पानीपत में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था, निशान बाग का निर्माण कराया था। उसके अलावा उसके बाद आता है हुमायूं इसमें स्किप है तो हुमायूं लिखेंगे आप। हुमायूं ने क्या क्या करवाया था, दिल्ली में दीन पनाह नामक एक भवन का निर्माण कराया था। फिर उसके बाद अकबर की बात करें तो अकबर के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया, आगरा का किला बनवाया था 1556 में बनवाया था, जो 63 तक बन चुका था। फिर उसके बाद में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, बुलंद दरवाजे की स्थापना की थी, है ना, तो बुलंद दरवाजा इसने बनवाया था। तो ये क्या है दोस्तों, ये सब जो है वो अकबर के द्वारा बनवाए गए। फिर जहांगीर के शासनकाल में सिकंदरा में अकबर का मकबरा, एतमद दौला का मकबरा, सन 1626 में एतमद दौला का मकबरा जो है वो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं शाहजहां, जिसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो जहां पर शाहजहां ने आगरा के महल हो गया, फिर मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, आराम बाग के साथ साथ इसने जो दीवाने आम हो गया, दीवाने खास, ये शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। इसी कारण शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है वो कहा जाता है। दोस्तों इन्हें आप जितना शॉर्ट में देखना पूरा चाहिए कि लिखा हुआ है, ये सिर्फ किससे आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आप ऐसे भी कॉलम बना के लिख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि बाबर, और बाबर के द्वारा क्या बनवाया गया, शाहजहां, अकबर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था और यहाँ पर दोस्तों पानीपत में मराठा शक्ति का पतन हो चुका था। मराठा शक्ति, मुगल, इन सब का क्या हो चुका था, खात्मा हो चुका था। और यहाँ पर दोस्तों यही था कि ब्रिटिशों का उत्थान जो है वो हो चुका था। आपको याद ही होगा, 2 मोती विलीन हो गए, सदाशिव भाव राव इसका सेनापति हुआ करता था। तो पहला आपको लाइन यही लिखना है कि 14 जनवरी वर्ष 1761 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसकी परिणाम में क्या है, मराठा शक्ति का पतन हुआ था। लगभग 45,000 मराठा सैनिक मारे गए थे। पेशवा के प्रभाव का अंत हो चुका था। ब्रिटिशों का उत्थान, मुगलों का पतन, सार्वभौमिकता का पतन, मराठों की मूल्य एवं नैतिकता और प्रतिष्ठा का भी पतन हो चुका था। दोस्तों मराठा देखिए ये वही था जो कि यदि हम बात करें बाजीराव के शासन काल में वर्ष 1761 में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, जहां पर दोस्तों है ना, इसमें होलकरों ने भी भाग लिया। सूरजमल जाट जो कि इन्होंने कहा था कि आप जो है
सदाशिवराव भाऊ से कहा था कि आप जो है वो महिला एवं बच्चों को लेकर नहीं जाइए युद्ध में, लेकिन सदाशिवराव भाऊ की अदूरदर्शिता के कारण जो है वो पानीपत का, आप इसमें ये भी एक लिख सकते हैं, है ना, तो वो कारण में आ जाएगा। वैसे तो ये जो है वो मुगल साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का, पेशवा शक्ति का अंत हो गया और उत्तर भारत में मराठाओं का प्रभाव समाप्त हो चुका था और ब्रिटिशर्स का उत्थान हो चुका था दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये मेहरुन्निसा बेगम है, इनका नूरजहां का जो वास्तविक नाम था, जहांगीर की पत्नी जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा था, और ये अत्यधिक सुंदर, बुद्धिमती, शील, विवेक संपन्न स्त्री थी। जहां पर दोस्तों ऐसी एक पहली महिला जिसका नाम सिक्कों पर खुदवाया गया, मुगल काल की ऐसी पहली महिला जिसका नाम जहांगीर ने सिक्कों पर भी खुदवाया, और ये जहांगीर की जो राजनीतिक जितनी भी जो राजनीतिक विचार विमर्श हुआ करते थे, ये राजनीति में हस्तक्षेप किया करती थी, और इन्होंने अपना अलग से नूरजहां गुट भी बनाया था। नूरजहां गुट के बारे में जरूर लिखना है। ये वही नूरजहां गुट है जिसमें इनकी माँ, है ना, इनके भाई आसफ खां, इनके पिता अहमदुल्ला, और साथ ही साथ दोस्तों भाई आसफ खां, पिता अहमदुल्ला जो थे, और साथ ही साथ जो शाहजहां, है ना, तो जो शाहजहां थे, खुर्रम जो थे, वो भी नूरजहां गुट का भाग हुआ करते थे। और खुर्रम को दक्कन की लड़ाई के लिए इन्होंने जो है वो दक्कन की लड़ाई के लिए दक्षिण भारत में भेज दिया था। तो ये जो काफी एक बोलना चाहिए चतुर, चालाक, बुद्धिमान स्त्री एवं सुंदर स्त्री हुआ करती थी नूरजहां। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, जब भी कोई भी सैन्य व्यवस्था आती है दोस्तों, चाहे अब देखिए मुगल कालीन पूछा गया है, तो मुगल काल में आपको याद होगा, मुगल काल में जो सैनिक हुआ करते थे, तो अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था चालू की गई थी। कौन सी व्यवस्था चालू की गई थी अकबर काल में? मनसबदारी व्यवस्था, जो कि मंगोलों से ली हुई थी, मंगोलों से ग्रहण की हुई थी मनसबदारी व्यवस्था। तो लगभग 1567 में प्रारंभ की गई थी मनसबदारी व्यवस्था, जहां पर दोस्तों दशमलव प्रणाली में सैनिकों को नियुक्त किया गया था। 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबों का प्रावधान हुआ करता था, और जहांगीर ने दुअस्पा और सह अस्पा की भी क्या की थी? व्यवस्था की थी। और साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें मनसबदारी व्यवस्था को जात और सवार में बांट दिया गया था। जात और सवार में, जात क्या होती थी? रैंक होती थी, मनसबदार की रैंक हुआ करती थी, और सवार मतलब होते थे कि कितने घुड़सवार जो हैं एक सैनिक के पास में है। नेक्स्ट है जहांगीर के काल में चित्रकला का विकास। तो देखिए मुगल काल से एक ना एक, चाहे वास्तुकला या स्थापत्य कला हो, चाहे चित्रकला हो, उसके बारे में पूछा ही जा रहा है, तो इन्हें अच्छे से करना है। जहांगीर के काल में चित्रकला, दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता, पहला तो आपको यही लिखना है कि जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब क्या था? विकास का वर्णन। तो विकास कैसे हुआ? इसने चित्र आगा रजा के नेतृत्व में, आगा रजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग की स्थापना की थी आगरा में। और दोस्तों यदि हम बात करें, फिर लिखेंगे प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकारों में जैसे कि फारूक बेग, बिसन दास, अबुल हसन, मंसूर, उस्ताद मंसूर का नाम रह गया है यहाँ पर, उस्ताद मंसूर, इन्हें जो थे ये इन्हें संरक्षण दिया था। और ये स्वयं भी क्या रखता था? चित्रकला में प्रमुख रुचि रखता था। अब चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं भी लिख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों क्या किया गया था चित्रकला में? तो विशेष रंगों का या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, है ना। ये अपने मन से लिखने वाले पॉइंट हैं जो आज की चित्रकला को। फिर दूसरा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आता है कि छवि चित्र, प्राकृतिक चित्र के साथ साथ अब व्यक्तिगत जो चित्र हुआ करते थे वो भी अब प्रारंभ। प्राकृतिक मतलब कैसे? अभी तक जो है ग्रंथों के, जैसे कि महाभारत के चित्र बनाए गए थे अकबर के शासनकाल में, दशवंत ने बनाए थे। तो अभी तक सिर्फ ग्रंथों के चित्र बनाए जा रहे थे, किसी व्यक्ति का चित्र नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन जहांगीर के काल में जो प्राकृतिक चित्र और ग्रंथ चित्रों के साथ साथ जो छवि चित्र या व्यक्तिगत चित्रों का भी प्रारंभ हो चुका था। और प्राकृतिक दृश्य एवं सामूहिक दृश्य जैसे चित्रों को भी बनाया गया, जिनमें साइबेरियन सारस जो कि मंसूर के द्वारा बनाया गया था, और बंगाल के एक पुष्प, अनोखे पुष्प का चित्र भी जो है वो श्रेष्ठ चित्र माना जाता है जहांगीर के काल का। नेक्स्ट, भारत पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव। तो दोस्तों जब देखिए डायरेक्ट हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है
कि विभिन्न धर्मों का प्रभाव, तो इसमें मुस्लिम संस्कृति के अलावा बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का भी प्रभाव जो है वो पूछा जा सकता है। तो सल्तनत काल में दोस्तों यदि हम बात करें, सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक जो मुस्लिम संस्कृति उसका जो गहरा प्रभाव पड़ता है, तो सिर्फ गहरा प्रभाव सामाजिक जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ा। कैसे दोस्तों? पर्दा प्रथा का प्रचलन चालू हो गया। जैसे जो बुर्का होता है, पर्दा प्रथा होता है, तो पर्दा प्रथा पहले भी थी, लेकिन अब पर्दा प्रथा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। भाषा पर प्रभाव पड़ता है। अब राजभाषा क्या बन जाती है दोस्तों? फारसी हो जाती है। क्या बन गई? क्योंकि देखिए दिल्ली सल्तनत की भी राजभाषा फारसी थी, मुगल काल की भी राजभाषा फारसी थी, तो अब यहाँ पर राजभाषा फारसी हो जाती है और इसके साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। वास्तुकला पर क्या प्रभाव? तो देखिए जब भी ऐसा कोई प्रभाव पूछा जाए ना, तो आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, फिर आप इस पे क्या लिखेंगे? स्थापत्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक, फिर साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर धार्मिक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट, और फिर इन मेन पॉइंटों में ही आपको लिख लेना है कि पर्दा प्रथा जो हो गया, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। स्थापत्य पर, अब वास्तुकला पर, इस्लामी जो भारतीय इंडो शैली थी, अब उसके साथ साथ त्रावियत शैली जो है वो जुड़ जाती है। तो अब यहाँ पर इंडो इस्लामिक शैली का उदय हो जाता है। मेहराबों का निर्माण, गुंबदों का निर्माण, है ना, बड़े बड़े खंभों का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके अलावा स्थापत्य पर ही गुंबदों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। एक पित्याड्यूरा शैली को भी अपनाया गया, जिसमें संगमरमर पर जवाहरातों की जो जड़ाव किया जाता था उसे पित्याड्यूरा शैली के नाम से संबोधित किया गया। धर्म पर क्या क्या प्रभाव देखा? तो दोस्तों धर्म पर सांप्रदायिक विषमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार से भारतीय समाज के विविध पक्षों को मुस्लिम संस्कृति ने प्रभावित किया। ये सिर्फ मुस्लिम संस्कृति नहीं, आप ऐसे, मैंने कहा कोई भी संस्कृति आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 2015 का क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण और उनके प्रभावों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये वही नादिर शाह है जिसने वर्ष, है ना, 1339 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और मोहम्मद शाह से करनाल का युद्ध किया था और ये तख्ते ताऊस को लूटा था, तख्ते ताऊस को ये लेकर चला गया था। और इसने, देखिए जब भी ये बाहरी आक्रमणकारी है क्योंकि, है ना, और जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी है तो उसका प्रभाव भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भी क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ इसने कोहिनूर हीरा जो है वो अपने साथ ले गया था। लूटपाट, जनहानि, लगभग 30,000 लोग जो थे वो मारे गए थे। किसके आक्रमण के कारण? तो नादिर शाह के आक्रमण के कारण। और जो कश्मीर और सिंध नदी का पश्चिमी क्षेत्र है वो नादिर शाह की अधिकारिता क्षेत्र में आ गया था। नेक्स्ट है दहशाला बंदोबस्त के विकास में टोडरमल का योगदान। दोस्तों जो दहशाला बंदोबस्त है या आईने दहशाला व्यवस्था है, ये टोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी अकबर के शासन काल में। जिसमें होता क्या था दोस्तों? भूमि की माप कराई गई, इलाही गज का इस्तेमाल किया गया, एक नया गज, इलाही गज का इस्तेमाल किया गया और सही माप के लिए जो है 60 बाई 60 यार्ड का क्षेत्रफल को इकाई माना। इसमें एक इकाई माना, 60 बाई 60 के जो क्षेत्रफल है इसको माप माना और इलाही गज का इस्तेमाल प्रारंभ होता है, जो कि 41 अंक का हुआ करता था और 33 इंच क्या होता था? लंबा हुआ करता था। जिसमें भूमि को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया, जिनमें पोलज, परती, चाचर, बंजर भूमि के रूप में इन्हें बांटा गया। पोलज ऐसी भूमि जहां पर लगातार क्या होती थी? फसल पैदावार होती थी। परती भूमि जहां पर 2 से 3 वर्ष में भूमि की पैदावार या कृषि उपज होती थी। चाचर भूमि जहां पर 5 से 7 वर्ष और बंजर भूमि जो थी वो उर्वर विहीन भूमि हुआ करती थी, जिसमें 10 वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर भू राजस्व जो है वो वसूला जाता था। नेक्स्ट है शेर शाह का शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। कैसा शासक था? मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था दोस्तों शेर शाह सूरी। जैसे अब कैसा शासक था? एक महान योद्धा, क्योंकि हुमायूं को 4 युद्ध, चौसा का युद्ध हो गया, है ना, बिलग्राम का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये सब जो है वो महान योद्धा की हुमायूं को पराजित किया। कूटनीतिज्ञ कैसा था? कूटनीतिज्ञ था, दूरदर्शी था। यदि दूरदर्शी देखे तो एक ये दूरदर्शी एवं कूटनीतिज्ञ शासन।
सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और कुछ कल्याणकारी कार्य, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, सड़क आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का, जीटी रोड का निर्माण कराया, कृषि लगान की नई व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, इसने सरायों का निर्माण कराया, यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण कराया, और ये अल्प अवधि में ही, निष्कर्षतः अल्प अवधि में ही अपने कार्यों के कारण इतिहास में अविस्मरणीय योगदान रखता है। ये शब्द को जरूर पढ़ें या अपने दिमाग में रखें। अविस्मरणीय मतलब जिसे भूला ना जा सके वैसा योगदान रखता है। कम समय में आया लेकिन कार्य बहुत अच्छे अच्छे करके चला गया। फिरोज शाह तुगलक के, ये 2018 का क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 24 कष्टप्रद करों को समाप्त करके 4 कर ही लगाए थे, जिसमें जजिया, जकात, खुम्स और खराज प्रमुख हैं। नहरों का निर्माण कराया, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, और हक ए सर्ब जो है एक ये जो कि सिंचाई का 1/10वां भाग होता था, ये क्या लेता था, कर के रूप में लेता था। नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण कराया तो सिंचाई होगी, और सिंचाई के रूप में वो क्या लेता था, सिंचाई होगी, किसानों को कृषि पैदावार होगी, तो इसने क्या लगाया, सिंचाई कर भी लगाया था, जो कि 1/10वां भाग हुआ करता था। दारुल शफा नामक एक अस्पताल का निर्माण कराया, दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात नामक विभागों की भी स्थापना की थी, रोजगार विभाग की स्थापना की थी, और लगभग इसने ऐसा माना जाता है कि कई सारे जो बाग बगीचे हैं उनका निर्माण भी कराया था। अतः फिरोज शाह एक प्रजापालक शासक था। ये शब्द आप किसी भी उसमें लिख सकते हैं शासक में। नेक्स्ट है दीवाने इलाही के स्वरूप एवं इसका महत्व लिखिए। तो कैसा स्वरूप था पहले ये बताना है कि दीवाने इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म है, जो कि 1582 में प्रारंभ किया गया था। इसका अर्थ क्या होता है दीन इलाही का? दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर एक है, अर्थात इसका जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष था। अब क्या क्या महत्व है? तो इसमें सहिष्णुता का भाव है, क्योंकि सभी धर्म एक हो जाएं, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। और दीन इलाही को एकमात्र हिंदू व्यक्ति महेश दास अर्थात बीरबल के द्वारा जो है वो अपनाया गया था। तो अकबर से दीक्षा अनिवार्य की गई है ना। सूर्य एवं अग्नि प्राकृतिक प्रकृति पूजा पर इसने बल दिया। दीन इलाही में अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट बना। सभी धर्मों की अच्छी जितनी भी अच्छी बातें थी उनका समावेश इस धर्म में किया गया। और दोस्तों रविवार के दिन ही इस धर्म को ग्रहण किया जाता था। दान एवं उदारता का पालन करना इस धर्म का महत्व था। नेक्स्ट आता औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के अंतर्गत दोस्तों जो औरंगजेब था ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जहां पर दोस्तों इसका नाम जिंदा पीर था, है ना, क्योंकि ये इस्लाम धर्म में काफी कट्टरता दिखाया इसने। जितने भी देखिए इन्होंने जो औरंगजेब है इसने इस्लाम के धर्म के अनुसार कुरान को शासन का आधार बताया कि जो कुरान में लिखा है हम वैसा ही काम करेंगे। जितनी भी यदि हम बात करें जितने भी वाद्य यंत्र थे उन्हें जमीन में खुदवा कर गड़वा दिया था। पारसी त्योहार न्योरोज पर जो बलबन ने प्रारंभ किया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू मंदिर थे उन्हें ध्वस्त किया। जो विश्वनाथ मंदिर है, केशव राय मंदिर है, उज्जैन का महाकाल मंदिर है, इसकी लूटपाट की। अकबर के द्वारा जो जजिया कर को समाप्त किया था, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर जो है वो लगवा दिया और ब्राह्मणों पर भी लगवाया इसने। फिर उसके बाद जो झरोखा दर्शन है, तुलादान है, इस पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। चित्रकला पर जितने भी जो चित्र बने हुए थे उन पर चूना पुतवा दिया था, है ना। तो ये सब क्या है। और सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम ना ग्रहण करने पर इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। किसने? तो औरंगजेब के द्वारा। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जितनी भी जो गैर मुस्लिम प्रजा है उन पर अत्याचार बढ़ गया। मुस्लिम कट्टरता को प्रोत्साहन की। अब यदि देखिए इसमें क्या हो गया, मुस्लिम कट्टरता को प्रोत्साहन मिला। हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता, ये शब्द देखिए, ये आपको याद रखना है। वैमनस्यता, ऐसे शब्दों को पकड़िए। हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता में वृद्धि हो जाती है और शासन काल में विद्रोहों की अधिकता आ जाती है। तो ये था औरंगजेब की धार्मिक नीति, जहां पर दोस्तों काफी कट्टरता के साथ, है ना, औरंगजेब ने इस्लाम या कुरान को आधार बनाकर कार्य किया।
अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है? आईएमपी क्वेश्चन, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन आ सकता है, फिर से आ सकता है कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों? तो दोस्तों कोई ऐसे ही राष्ट्रीय सम्राट नहीं बना था अकबर। अपने जनोन्मुख कार्यों एवं धार्मिक निरपेक्षता के आधार पर राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा अकबर को दी जाती है। और क्यों कहा जाता है इसके कारण देख लेती हैं। तो अपने जनोन्मुख कार्यों एवं धार्मिक निरपेक्षता के कारण, तो कुछ धार्मिक नीतियां थी, कुछ सामाजिक नीतियां थी, कुछ शैक्षणिक नीतियां थी। धार्मिक नीतियों के अंतर्गत इसने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर ईसाइयों को भी देखिए, जब भी यदि कोई कार्य जो है सब के हित में हो, सामाजिक तौर पर अच्छा कार्य करे, है ना, धार्मिक तौर पर सभी धर्मों को लेकर चले, तो वो क्या होगा, वह व्यक्ति अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से धार्मिक नीति की बात करें, जैसे ईसाइयों को लाहौर में चर्च बनाने की अनुमति दी तो ईसाई साथ में हो गए। दीन इलाही धर्म की घोषणा कर दी तो सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें आ जाती है। सिक्कों पर राम सिया का चित्रांकन, तो यहाँ पर हिंदू धर्म साथ में आ जाता है। अब यहाँ पर सिख गुरु रामदास को जमीन 400 बीघा जमीन दान में दी, बीबी भानी को, है ना, तो यहाँ पर सिख धर्म में भी साथ में आ गया। तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर सामाजिक स्थिति, तो दास प्रथा का अंत कर दिया। शैक्षणिक नीति, जहां पर अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, शिक्षा संबंधी प्रावधानों को या शिक्षा संबंधी जितने भी जो प्रावधान थे उन्हें लागू किया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। आर्थिक सुधार क्या क्या किए, तो टोडरमल व्यवस्था, आईनी दहशाला व्यवस्था लागू की, जजिया कर की समाप्ति कर दी। इसके अलावा यदि हम दोस्तों बात करें तो अकबर के द्वारा और क्या कार्य किए गए थे, फिर स्थापत्य संबंधी कार्य भी आप लिख सकते हैं कि बड़े बड़े भवनों का, आगरा का किला हो गया, है ना, फतेहपुर सीकरी में अनेक किलों का निर्माण कराया, अनेक महलों का निर्माण कराया। इस कारण अकबर को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सैन्य नीति के अंतर्गत इसने मनसबदारी प्रथा को भी लागू किया था। तो उपर्युक्त सुधारात्मक कार्यों से सिद्ध होता है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। फिरोज शाह तुगलक और शेर शाह के कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण कर अपने शासन में इसे लागू किया था। ये 11 मार्कर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नूरजहां ने अपने समय राजनीति को कैसे प्रभावित किया? तो नूरजहां ने अपने समय राजनीति को कैसे, तो नूरजहां एक महत्वाकांक्षी सुंदर कूटनीतिज्ञ महिला थी, जिसका प्रभाव जहांगीर के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी प्रभाव पड़ा। एकमात्र ऐसी महिला जहां पर दोस्तों जहांगीर ने क्या किया था, जिसमें जहांगीर ने सिक्कों पर भी नूरजहां का जो चित्र है उसका नाम है खुदवाया था और अपने भाई आसफ खां पिता अहमदौला को उच्च पदों पर आसीन कर दिया। तो ये इसका राजनीतिक कार्य हो गया। साथ ही साथ पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हॉल में जाकर सभा को संबोधित किया। जहां पर सिर्फ पुरुष ही जा सकते थे, वहां पर नूरजहां जाकर पूरे के पूरे हॉल को क्या कर रही है, पूरे के पूरे जो एक यदि एक समिट हो रहा है तो उसे संबोधित करने का काम कर रही है, मीटिंग हो रही है तो उसे हैंडल कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों, है ना, दूरगामी कूटनीति का संदेश, कैसे अपनी भतीजी मुमताज का विवाह शाहजहां के साथ करवाया। और साथ ही साथ दोस्तों इसे किस बेगम की, है ना, तो इस देखिए 2 बेगम है, एक शाही बेगम, है ना, तो शाही बेगम किसे कहा जाता है, मानबाई को कहा जाता है, मानबाई को कहा जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो जहांगीर की जो प्रमुख बेगम के तौर पर जो है बादशाही बेगम के तौर पर, बादशाही बेगम कौन कहलाई, नूरजहां कहलाई। तो जहांगीर के द्वारा इसे बादशाही बेगम की उपाधि भी दी गई थी। 2020 का क्वेश्चन आया था कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन, फिर से धार्मिक नीति का मूल्यांकन। एक बार औरंगजेब की धार्मिक नीति पूछी गई थी, इस बार अकबर की धार्मिक नीति पूछी गई है। तो अकबर की धार्मिक नीति दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। अकबर की धार्मिक नीति जहां पर हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, चौथे सिख गुरु, है ना, अमृतसर के लिए जो रामदास है उनके लिए अमृतसर दान में दिया, अमृतसर की जो जमीन थी वो दान में दी, और जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधियां प्रदान की। अकबर ने दोस्तों दीन इलाही को प्रारंभ किया। साथ ही साथ वही जो अभी हम पढ़कर आए हैं 5th मार्कर में, एक बार 5th मार्कर में पूछा गया था, वही अब यहाँ पर इसे 11 मार्कर में पूछा गया था। नेक्स्ट है मोहम्मद, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है। इस
इस कथन की विवेचना कीजिए। दोस्तों देखिए, इंसान गलत नहीं था, इसकी कुछ नीतियां या फिर बोल सकते हैं कि भाग्य ने भी साथ नहीं दिया। तर्कशास्त्र में तो ये पारंगत था, प्रमुख विद्वान था, गणतज्ञ था, है ना, लेकिन फिर भी इसकी नीतियां विफल रही, जिसके कारण ये असफल सुल्तान के रूप में अंकित हो चुका था इतिहास में। और लैंडपुल ने इसके बारे में यही कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से जो है वो मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले तो अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया, दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद किया। पहला इसका सबसे ये जो था वो विवादास्पद कार्य था। दूसरा, इसने जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है यहाँ पर वृद्धि की और उसी समय अकाल पड़ गया और जहां पर किसानों को तकापी ऋण देने के लिए स्वर्गपुरी नामक एक शिविर जो है वो लगाना पड़ा। तो दूसरा इसकी विफलता योजना थी। तीसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा जारी किए। दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा कैसे? चांदी के ही मूल्य के इसने तांबे के सिक्के चलाए, जिससे घर घर में क्या हो गई, टकसालें स्थापित हो गई और रुपए का जो मूल्य था वो गिर चुका था। नेक्स्ट, खुरासान और कराचिल अभियान। खुरासान और कराचिल अभियानों के दौरान देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो कराचिल अभियान जो हिमालय की तराई में स्थित था, सैनिक यहाँ पर 10,000 सैनिकों को भेजा गया। ये क्षेत्र भी जीता जा चुका, लेकिन जब सैनिक वापस आ रहे थे तो 10,000 सैनिकों में से दोस्तों यहाँ पर 10 ही सैनिक वापस आ सके। जो तूफान के कारण, मौसम भूस्खलन के कारण जो है ये जो क्षेत्र था वो क्या हो चुका था दोस्तों, सैनिक जो थे वो मर चुके थे। विनाशकारी, काफी विनाशकारी था। इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी जो नीति थी वो स्पष्ट और सर्वथा उचित एवं प्रासंगिक थी। इसने जो सोचा वो सही सोचा, लेकिन उनका क्रियान्वयन एवं तात्कालीन परिस्थितियों के कारण वो क्या थी, असफल थी। ये लास्ट में आपको जरूर लिखना है कि अंत में यह कहना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा या परोपकारी आदि संज्ञाओं का सुल्तान अपनी नीतियों के कारण बना। रक्त पिपासु, पागल, दीवालिया इसे कहा जाता है इसकी नीतियों के कारण, कि नीतियों का उद्देश्य तो सर्वथा उचित और प्रासंगिक था, लेकिन क्रियान्वयन और तात्कालीन परिस्थितियां जो थी वो विपरीत थी। नेक्स्ट, दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का नाश कर दिया। इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण नीति या दक्कन की नीति की विवेचना कीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, 2 बार राज्याभिषेक करवाया था औरंगजेब ने। मुगल शासक जिसने 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल था और वर्ष 1658 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया और इसकी दक्कन की नीति इसने अपनाई। दक्कन की नीति देखिए, वर्ष 1636-1644 के मध्य दक्कन के द्वार में ये सबसे पहली बार वहां का सूबेदार बनकर जाता है। ये क्या बनता है, दक्षिण भारत का या दक्कन का सूबेदार बनता है। और इसकी जो दक्कन की नीति की हम बात करते हैं तो क्या रही, सबसे पहले दक्कन की नीति का कारण क्या था, तो मराठा शक्ति को समाप्त करना था। औरंगजेब ने ये सोचा कि जो शिवाजी हैं, वीर शिवाजी हैं, यहाँ पर लगातार पूरा दक्षिण भारत को जीतते जा रहे हैं, मराठा शक्ति की पताका को फहराते जा रहे हैं, तो मराठा शक्ति को समाप्त करना। मराठाओं की 4 पीढ़ियों से इसने युद्ध किया और बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में अंततः मिलाने का काम किया। किसने? औरंगजेब ने। क्या क्या काम किए इसने दक्कन की नीति के अंतर्गत? तो सबसे पहले पुरंदर की संधि है ना, जिसमें 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई, जहां पर शिवाजी को 29 दुर्ग, पुरंदर सहित 29 दुर्ग जो है वो देने पड़े। और साथ ही साथ दोस्तों 1676 में मुगल सूबेदार जो दिलेर खां बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को मिलाकर संधि करने के लिए विवश किया। इसमें क्या किया कि जो मुगल सूबेदार दिलेर खान था ना, इसने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को मिलाकर संधि करने के लिए बाध्य किया कि आप जो है वो संधि कर लो और बीजापुर जो है वो हमें दे दो, वरना हम आक्रमण कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो आदिल शाही वंश का सुल्तान, आदिल शाही वंश का अंतिम सुल्तान बोलना चाहिए, अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार वर्ष 1686 में बीजापुर को पूर्णतः, ये क्वेश्चन प्री में भी आता है, अदर एग्जाम में भी आता है कि किस वर्ष औरंगजेब ने बीजापुर को जीता। 1686 में पूर्णतः
इसने देखिए 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार किया था किसने, तो औरंगजेब ने। और यहाँ पर 1686 में शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन पहली बार वह क्या रहा, असफल रहा। और फिर जब 1687 में औरंगजेब खुद गोलकुंडा पर जाता है, वहां पर दोस्तों सफलता प्रारंभिक तौर पर नहीं मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद गोलकुंडा जो है वो मुगल साम्राज्य का भाग बन जाता है। तो ये क्या रहे, प्रमुख बिंदु रहे। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि परिणाम क्या क्या रहा, तो उत्तर में अशांति फैल गई, क्योंकि जैसे ही 24 वर्ष तक दक्षिण भारत में लगातार ये जीतता गया, तो उत्तर भारत में कई विद्रोह जो है वो होते गए। कि दक्षिण की जो विजय में कौन है, औरंगजेब शामिल है, दक्षिण की तरफ ध्यान दे रहा है, तो उत्तर भारत में कई विद्रोह होते गए। सैन्य शक्ति को आघात लगा, क्योंकि लगातार जब आप काम करते हैं तो आपकी शक्ति का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है, तो सैनिक शक्ति का आघात लगा। मराठाओं की शक्ति का विकास हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर पर ध्यान दिया, तब मराठा शक्ति यहाँ पर पुनर्जीवित हो गई। जहां पर शिवाजी ने क्या कर लिया था, पुनः जो है वो तोरण का किला, पुरंदर का किला, जो सभी किले थे वो क्या कर लिए थे, पुनः जीत लिए थे। और इस प्रकार से दोस्तों मारवाड़ की स्वतंत्रता की, जितने मारवाड़ जो क्षेत्र हम बात कर रहे हैं, राजस्थान वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। और इस प्रकार से औरंगजेब की जो दक्कन की नीति थी, औरंगजेब के द्वारा जो दक्कन की नीति है वो अपनाई गई थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा दोस्तों ये यूनिट 2, और अब मिलते हैं हम यूनिट 3 के साथ। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके लिए मेंस लिखने में आपके लिए जरूर ही ये सहायक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।